बच्चों यूपी आयुष काउंसिलिंग 2024 आज शेड्यूल आ गया है। बच्चे बहुत दिन से परेशान थे कि सर शेड्यूल नहीं आ रहा, और रोज कमेंट में कम से कम 100-200 कमेंट तो देखने के लिए मिलता ही था कि शेड्यूल नहीं आ रहा है। तो शेड्यूल भैया आउट हो गया है। सुमन मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप ये देख सकते हो कि राउंड फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, उसके बाद उसका मतलब क्या बोलते हैं रिजल्ट कब आएगा, आप रिपोर्टिंग के लिए कब जाओगे, सारी बातें उन्होंने बता रखा है। खैर आज बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो आपके मन में एक बार ये डाउट तो जरूर आएगा कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन है, अगर वो वैलिड हो तो आप एलिजिबल हो। तो आज एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि अगर काउंसलिंग कराने वाले बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरुआत में आप तो सुन ही चुके होंगे कि शेड्यूल आ गया है, जो कि सुमन मैम ने वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आप इसमें ये भी जान सकते हो कि कब से मतलब रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, उसका रिजल्ट कब आ जाएगा, चॉइस फिलिंग कब आप कर सकते हो, और साथ साथ आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पे कब जा सकते हो। तो आप पूरी की पूरी डिटेल्स इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहीं बात करें थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो डॉक्यूमेंट्स आपका ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन होगा और ऑफलाइन भी वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स भी जानना जरूरी है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये वाली वीडियो का लिंक भी वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप पूरा देख सकते हो। खैर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। टोटल 8 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप एक एक करके उसको देख सकते हो। जहां आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसको रोक के पीछे करके आप फिर से देख लीजिएगा। तो ठीक है, एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका उम्र मिनिमम 17 साल होना चाहिए। अगर आप 17 साल से कम हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका इस साल मतलब मान के चलो आपका 31 दिसंबर तक, इस साल मतलब 2024 के 31 दिसंबर तक भी अगर आपका 17 साल पूरा हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपका 1 जनवरी 2025 को 17 साल पूरा हो रहा है, अगर एक दिन भी लेट हो गया तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो काउंसलिंग के लिए। या आपका 2 जनवरी या फरवरी में मतलब 2025 की बात हो रहा है, अगर आपका मतलब 31 दिसंबर 2024 के बाद अगर आपका 17 साल पूरा हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन 31 दिसंबर 2024 तक अगर आपका 17 साल पूरा हो जा रहा है तो आप इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। रहा सवाल अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो नो लिमिट, यानी कि मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप किसी भी उम्र तक नीट का एग्जाम दे सकते हो। तो ये बात आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उम्र से संबंधित। दूसरी बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं क्लास 12 के बाद कोई कोर्स करने लगा, जैसे बीएससी करने लगा, बीए करने लगा, बीकॉम करने लगा, कुछ भी करने लगा, डिफार्मा करने लगा, उसके बाद इस साल नीट का एग्जाम दिया हूं, तो क्या काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूं? आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर आप क्लास 12 के बाद कोई कोर्स करने लगे थे और उसके बाद इस साल आपने नीट का एग्जाम दिया और नीट का एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो तो आप बिल्कुल मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहां कोई टेंशन की बात नहीं है। बट बात यह होगा कि आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल मैंने एक वीडियो में बताया है, कैसे बनेगा, पूरी प्रोसेस है, तो आप उसको देख सकते हो। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से इसको देख लीजिए। गैप सर्टिफिकेट, तो अगर आपका क्लास 12 के बाद और इस साल आपने नीट का जो पेपर दिया इसमें कुछ गैप है, आप कोई कोर्स वगैरह करने लगे हो, तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद इस साल काउंसलिंग में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दूसरी बात होगी। रहा सवाल तीसरी बात की कि कितना परसेंटेज होना चाहिए क्लास 12 में। अगर आप जनरल हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए, यानी कि 50% होना चाहिए क्लास 12 में। अगर आप वहीं पे जनरल पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि जनरल हैंडीकैप हो, तो आपका मिनिमम परसेंटेज 45% होना चाहिए। और वहीं आप अगर ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, एससी हो, एसटी हो, मतलब जनरल के अलावा पीडब्ल्यूडी की बात हो रहा है, तो आपका क्लास 12 में मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। बेशक आपने एग्जाम दिया होगा लेकिन आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो ये मेरा तीसरा क्राइटेरिया था। चौथे क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, यानी इस साल जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ है, अगर आप वो क्वालिफाई हो तो ही आप क्या बोलते हैं इस नीट के काउंसलिंग में, यानी कि आयुष काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, बच्चों भाग ले सकते हो, अन्यथा आप नहीं ले सकते हो। अब बच्चे कहेंगे कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, तो बेटा अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और जनरल पीडब्ल्यूडी हो,
मतलब मैं इस सब की बात जनरल की हो रहा है, ठीक है ना। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस और आप क्या बोलते हैं जनरल पीडब्ल्यूडी हो तो आपका क्वालिफाइंग मार्क 162 यानी कि 162 नंबर है। अगर 162 से कम हो तो इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं हो, 162 हो या 162 से ज्यादा हो तो आप क्वालिफाई हो, ठीक। वही बात करें अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और पीडब्ल्यूडी हो, मतलब पीडब्ल्यूडी जनरल के अलावा बात हो रहा है, अगर इन 4 कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपका 127 यानी कि 127 मार्क आपका क्वालिफाइंग मार्क है। अगर 127 है तो आप क्वालिफाई हो, इससे कम है तो आप क्वालिफाई नहीं हो। तो ये चौथा क्राइटेरिया की बात हो गया। अगर ये पांचवें क्या बोलते हैं हम क्राइटेरिया की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वही बच्चे क्या बोलते हैं काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और भाग लेने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज वो पा जाएंगे। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, जैसे आप बिहार के हो, आप पंजाब के हो, राजस्थान के हो और आप उत्तर प्रदेश में चाहते हो कि इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करके हम कहीं मतलब कॉलेज ले लें आयुष का, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट तो मतलब असंभव है लेना, हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ प्राइवेट में आप ले सकते हो। वही प्राइवेट में आपका केवल 15% सीट ही है बाहर के बच्चों के लिए, 85% सीट केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए और 15% सीट बाहर के बच्चों के लिए, सिर्फ प्राइवेट में। गवर्नमेंट में तो एक भी सीट नहीं है। तो ये बात आपका हो गया पांचवा, यानी कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं केवल वही गवर्नमेंट सीट पा सकते हैं, बाहर के बच्चे गवर्नमेंट सीट बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट कॉलेज में वो बिल्कुल क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट में ले सकते हैं बाहर के बच्चे लेकिन केवल 15% सीट पे। अगर हम बात करें छठवें क्राइटेरिया की, अगर आपको राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड, इन 3 राउंड में से किसी भी राउंड में अगर मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, किसी भी राउंड, हो सकता है दूसरे में अलॉट हो गया, हो सकता है पहले में या हो सकता है तीसरे में, किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पे नहीं गए, मतलब आप एडमिशन जाके कॉलेज पे नहीं लिए, तो आप चौथे राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यानी कि आप भाग नहीं ले सकते हो, चौथे राउंड में आप जाने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो आप ये बात ध्यान देना। हाँ अगर इसी का मतलब क्या बोलते हैं हम अपोजिट बात करें कि राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग करा के एडमिशन ले लिए, लेकिन फिर आप एडमिशन लेने के बाद 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने बीता और आपका माइंड कहा कि मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना है और मतलब मुझे कॉलेज नहीं लेना था। हो सकता है भाई बहुत सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी उन परेशान हो जाते हैं, वहाँ का माहौल देख के, वहाँ की मतलब चीज़ें देख के, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो सोचते हैं कि लाओ मैं कॉलेज छोड़ दूँ। तो अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो, ठीक है, और फिर चाह रहे हो कि स्टे वैकेंसी राउंड में हम आ जाएं, तो ठीक है, आप कॉलेज पे जाके आप मतलब फिर स्टे वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हो। लेकिन इसमें नुकसान की बात क्या है कि आपको इस कॉलेज से भी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगा। जो आपने पहले सिक्योरिटी मनी मतलब आपने जमा किया था, वो सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगा। और जब आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि कुछ हो सकता है हमको नया कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो फिर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये मतलब छठवां रूल एकदम बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब डाउट है वो क्लियर कर देगा। यानी कि राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों राउंड में से अगर किसी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आप नहीं गए, तो आप चौथे राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आप गए उसके बाद आप वापस आओ तो पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी मनी इधर से भी जाएगा और यहां भी जमा करना पड़ेगा। तो ये बात आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सातवें क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप आयुष के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में अगर आप तीसरे राउंड या आप चौथे राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ दिया, आपने उसे नहीं लिया, तो आप ये जान लो कि जो आपका स्टेट काउंसलिंग चल रहा है उसका, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको स्टेट काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जा रहा है, आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। कब? अगर आप आयुष के ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के तीसरे या चौथे मतलब स्टेट वैकेंसी राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने कॉलेज नहीं लिया, तो आपको स्टेट वाले में बिल्कुल भाग लेने नहीं दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। लास्ट क्राइटेरिया अगर हम 8वें की बात करें, अगर आप एमसीसी काउंसलिंग के, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एमसीसी का भी 2 काउंसलिंग होता है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, और आयुष का भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। तो अगर आप एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग, इनमें से अगर आप चौथे राउंड में आपको कॉलेज मिला, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिला लेकिन आप कॉलेज छोड़ दिए, तो आप भैया आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और साथ ही साथ अगले साल भी आप, चाहे वो एमसीसी हो चाहे वो आयुष हो, आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो। आप एग्जाम दो कोई बात नहीं, लेकिन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि आप इस साल भी काउंसलिंग से गए, जितने भी काउंसलिंग बचा है, और आप अगले साल भी किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है।
यानी कि एमसीसी वाले के अगर आप काउंसलिंग से अगर चौथे वाले राउंड से अगर आप भाग रहे हो, मतलब आपको कॉलेज मिला, आप नहीं ले रहे हो, छोड़ दे रहे हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा वाला हो एमसीसी का, चाहे वो स्टेट वाला हो, तो आप इस साल और अगले साल काउंसलिंग से बैन कर दिए जाओगे। तो ये बात आप जानो। तो ये 8 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है, ये आप बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा कि हाँ ये 8 क्राइटेरिया क्या क्या है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा, अन्यथा आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद हो सकता है। के बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है, तो आप बेझिझक कमेंट करो। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं।